वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और आज के इस वीडियो में हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाला है। ओके, नाउ देखिए, सिंगल फेज एसी सर्किट्स, बेसिकली ये जो चैप्टर है वो पूरा एसी सर्किट्स के बारे में है। ठीक है, स्पेसिफिकली आपके सिंगल फेज एसी सर्किट्स के बारे में है। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं जरा आपको बता देता हूं कि इस पर्टिकुलर पूरे यूनिट में हमें कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखो, अच्छी बात यह है कि हमें ज्यादा डिटेलिंग में चीजें नहीं करनी है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें करनी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली थोड़े डेरिवेशन से जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। और आप में से काफी लोगों को डेरिवेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, कुछ लोगों ने रटने की भी कोशिश की होगी। मैं आपको कुछ ऐसे लॉजिक्स बताने वाला हूं जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा, चीजें ऑटोमेटिकली एक के बाद एक स्टेप्स के फॉर्म में आपके दिमाग में आती जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, देखो, सिंगल फेस एसी सर्किट, ये चीज हमें इंपॉर्टेंटली पढ़नी है। आप अगर इस सिंगल फेस वाले शब्द को थोड़ा सा हटा दें, मैं अगर एसी सर्किट्स की बात करूं तो एक ऐसा सर्किट जिसमें आपका अल्टरनेटिंग करंट पास होता हो। ठीक है, नॉर्मली आप अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो वो क्या होता है, एक ऐसा करंट जो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा। ठीक है ना, दो टाइप के करंट होते थे हमारे पास में, डीसी करंट होता है और हमारे पास में एसी करंट होता है। ओके, सो डीसी करंट कैसे फ्लो करता है, एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, लेकिन एसी करंट कैसा होता है, वैसे स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, वैसे नाचता हो जाता है। ठीक है, और इस टाइप की वेव को हम क्या बुलाते हैं, साइन वेव बुलाते हैं। ठीक है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन का ग्राफ होता था कुछ इस तरीके से, है ना। तो एसी करंट कैसे जाता है, एक साइन वेव के फॉर्म में जाता है। उस टाइप के सर्किट्स के बारे में हमें डिस्कशन करना है। ठीक है ना, उस सर्किट में अगर आप करंट को फ्लो कर रहे हो तो हो सकता है कि आप एक रजिस्टर लगा दो उस सर्किट में, तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी वो देख लेनी है। आप एक इंडक्टर लगा सकते हैं, आप एक कैपेसिटर लगा सकते हैं, और इन चीजों को लगाने के बाद उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना बन रहा है उस बारे में थोड़ा जानना है। ठीक है, उस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, बिकॉज आप अगर एक नॉर्मल रेजिस्टर लगाओगे तो अलग रेजिस्टेंस आएगा, करंट अलग फ्लो होगा। आप एक नॉर्मल इंडक्टर लगाओगे तो अलग रेजिस्टेंस आएगा, अलग टाइप का करंट फ्लो होगा। आप एक नॉर्मल सा कैपेसिटर लगाओगे तो अलग रेजिस्टेंस आएगा, अलग टाइप का करंट फ्लो होगा। ठीक है ना। साथ ही साथ उस फ्लो हो रहे करंट और वोल्टेज की वजह से क्या जनरेट होता है, पावर जनरेट होता है। ठीक है, बिकॉज पावर इज ऑलवेज वोल्टेज इनटू करंट। तो जिस भी सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों प्रेजेंट है वहां पे डेफिनेटली क्या जनरेट होता है, आपका पावर जनरेट होता है। ठीक है, दो टाइप के पावर्स हैं, डिटेलिंग में आपकी थोड़ी देर में करूंगा। उसके बाद जो भी आपका करंट फ्लो हो रहा है और वोल्टेज फ्लो हो रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज जो है एसी करंट में ऐसे साइन वेव के फॉर्म में फ्लो होता है। ठीक है, तो करंट भी आपका इसी वेव के फॉर्म में फ्लो होगा और इस टाइप के हमें उसके वेव फॉर्म्स बना के दिखाने पड़ेंगे। साथ ही साथ फेज डायग्राम बनाना पड़ेगा। फेज डायग्राम को आप एक आसान शब्दों में कैसे समझ सकते हैं कि भाई साथ साथ चलेंगे, अलग अलग चलेंगे। मतलब क्या होता है, अगर दोनों के दोनों एक ही टाइम पे ऐसे जा रहे हैं और ऐसे चल रहे हैं तो मतलब क्या हो गया, ये साथ साथ चल रहा है। अलग अलग चलने का मतलब क्या होता है, आगे पीछे चल रहा है। ठीक है ना, अगर एक बंदा ऐसा चल रहा है तो दूसरा बंदा हो सकता है थोड़ा सा लेट शुरुआत की होगी उसने और इस तरीके से चलेगा, तो ये क्या हो गया, आपके आगे पीछे चलने वाले, है ना। तो इस टाइप से आपको अपने फेज डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा कि ये कैसे चल रहा है, साथ साथ चल रहा है, आगे पीछे चल रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल से एक एसी सर्किट में आप रेजिस्टर लगा सकते हैं, आप एक इंडक्टर लगा सकते हैं और आप एक कैपेसिटर लगा सकते हैं। ठीक है, और आपको बताना पड़ेगा कि इन चीजों में क्या क्या फर्क आएगा, कितना रेजिस्टेंस होगा, कितना करंट फ्लो करेगा, कितना पावर जनरेट होगा, किस तरीके से उसकी वेव फ्लो होगी, और फेज डायग्राम मतलब कि साथ साथ चलेंगे या फिर आगे पीछे चलेंगे। ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफी फ्रीक्वेंटली पूछी गई है और इसका डिस्कशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सैंपल दिखा देता हूं। ओके, तो पूरा पूरा क्वेश्चन डिटेल में रीड करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूं सिर्फ आप उतना ही समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो मेरे पास दो तीन प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, है ना, रिसेंटली प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं। तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर, आप फर्स्ट क्वेश्चन तो अलग है, ओप्टेन, हाँ, सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा है, ओप्टेन द एक्सप्रेशन फॉर करंट एंड पावर। ठीक है, मुझे क्या बताना है, करंट कितना होगा, मुझे बताना है पावर कितना जनरेट होगा। ठीक है, वही चीज जो मैं बता रहा था अभी, व्हेन वोल्टेज V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। इसको लिखने का मतलब क्या कि मेरा वोल्टेज जो है वो साइन के फंक्शन में है, मतलब मेरा एक एसी वोल्टेज है। तो एसी वोल्टेज वाले सिस्टम में मुझे क्या बताना है, करंट कितना होगा और पावर कितना होगा। ठीक है, अब मुझे अभी तक ये नहीं पता है कि मेरा सर्किट रेजिस्टेंस वाला है या इंडक्टेंस वाला है या कैपेसिटेंस वाला है, तो उसने आगे बता रखा है कि इज अप्लाइड अक्रॉस प्योर रेजिस्टेंस सर्किट। मतलब नॉर्मल से एक रेजिस्टिव सर्किट में अगर मैं एसी करंट फ्लो कराता हूं तो रेजिस्टेंस कितना होगा, करंट कितना होगा, पावर कितना होगा, मुझे ये चीजें बतानी है। ऑल्सो मुझे वेव फॉर्म भी ड्रॉ करना है और वोल्टेज, करंट एंड पावर को एक वेव फॉर्म में दिखाना। ठीक है, वही चीजें जो मैं आपको बता रहा था। ये क्वेश्चन इतना फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, 6-6 नंबर का, आप देखिएगा। इसके और वाले पार्ट में देखोगे आपको डायरेक्टली नहीं पूछा है, लेकिन सी वाले पार्ट में थोड़ा सिमिलर चीज पूछी हुई है, उस पर भी आएंगे। ठीक है, सो हर साल एग्जाम में पूछा जा रहा है, मैं जून 22 का ले लो, आप जून 23 का ले लो। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे सेकंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखना।
So देखो, obtain the expression for current and power when voltage is equal to this applied across pure inductive circuit. सेम पिछले वाले की तरह ही है, वहां पे रेजिस्टिव सर्किट के लिए करना था, यहाँ पर इंडक्टिव सर्किट के लिए करना है, ठीक है। सो जून 22 में भी पूछा, जून 23 में भी पूछा, इनफैक्ट जून 2000 नवंबर 2023 में BEE तो आपका अल्टरनेटिंग होता है, ठीक है। सो इसमें फिर से देखिएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर, सीरीज RLC सर्किट, obtain the expression for current for RC circuit, एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस पावर, हाँ इसमें नहीं पूछा गया है, बट किसी ना किसी फॉर्म में आपसे पूछेगा, पक्का पूछेगा। हाँ ये देखिए, अ साइनोसॉइडल एसी वोल्टेज K1 by V इज इक्वल टू VM sin ओमेगा t इज अप्लाइड अक्रॉस अ प्योर इंडक्टर, ठीक है। प्योर इंडक्टिव का वापस से पूछा हुआ है, ऑब्टेन द फॉलोइंग चीज, एक्सप्रेशन बताइए करंट का, फेजर डायग्राम बताइए, है ना, पावर का एक्सप्रेशन बताइएगा। तो वही चीज है, आप देख सकते हैं हर साल ये पूछा जा रहा है, मतलब इसका क्वेश्चन तो कंफर्म है, ठीक है ना। रजिस्टर पे भी पूछ सकता है, कैपेसिटर पे भी पूछ सकता है, और इंडक्टर पे भी पूछ सकता है, इसलिए हमें सारी चीजें यहां पर करके जानी है, ठीक है। तो ये पहली चीज हो गई जो हमें पढ़नी है। सेकेंड चीज, मैं जब आपको क्वेश्चंस दिखा रहा था तो उसमें आपने देखा होगा कि अभी प्योरली रेजिस्टेंस, प्योरली इंडक्टर और प्योरली कैपेसिटर के बारे में बताया मैंने आपको, ठीक है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो और एक टाइप का पूछा जा रहा है। कैसा? कि अगर मैं प्योरली रेजिस्टेंस की जगह पे रजिस्टर और इंडक्टर दोनों साथ में लगा दूं, ठीक है ना, जैसे आप यहां देख सकते हैं कि रजिस्टर और इंडक्टर दोनों लगा रखा है, फिर रजिस्टर और कैपेसिटर को भी आप दोनों एक साथ लगा सकते हैं। तो जब दोनों एक साथ लगा दें तब टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना बनेगा, वो बताइए। दोनों साथ में लगाने के बाद में एक्सप्रेशन क्या होगा करंट का, करंट किस तरीके से बिहेव करेगा, पावर कितना जनरेट होगा, इनके वेव फॉर्म्स कैसे होंगे, और इनका फेज डायग्राम कैसे होगा, ठीक है। सो दोनों ही वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनफैक्ट इस वाली वैरायटी का क्वेश्चन कई बार 8-8 नंबर में पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना। सो बेसिक मैंने आपको दिखा दिया है, आपको हो सकता है समझ में आ गया होगा कि पूछा क्या जा रहा है। एक ये चीज है इंपॉर्टेंट जो पढ़नी है, ठीक है, गारंटी आता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या डेफिनेशंस। देखिए डेफिनेशंस भी आपसे 100% पूछी जाती है, कौन सी पूछी जाएगी इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपको ये छोटी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। इसमें से इंपीडेंस की डेफिनेशन बहुत ज्यादा कॉमन है, और इंपीडेंस ट्रायंगल भी बनाने को पूछता है, कई बार आपसे 3-3 4-4 नंबर में दे देता है, ओके। या फिर पावर ट्रायंगल भी बनाने को देता है, और इनके डेफिनेशंस आने के चांसेस थोड़े से कम है, बट ये पता भी होने चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि ये वाली चीजें जो है वो न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो एक्टिव, रिएक्टिव, एपरेंट पावर, पावर फैक्टर, इनकी डेफिनेशंस तो नहीं पूछ रहा है, बट पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको इन सब की कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, जो न्यूमेरिकल्स में काफी प्रोमिनेंटली आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। सो डेफिनेशंस का काम हो गया, थोड़ा सा हमें ये पढ़ना पड़ेगा, हाँ जी। एक्चुअल में न्यूमेरिकल्स, BEE का सबसे मेन कोर क्या है? न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स वो किस पे पूछ रहा है, ठीक है। सो देखिएगा ध्यान से, जो भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा रहा है वो एक ऐसे सर्किट पे पूछा जा रहा है जिसमें आपका रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों लगा दिया जाता है, ठीक है ना। और वही आपका सबसे बड़ा न्यूमेरिकल होता है 8 नंबर वाला, ओके। सो आपसे ऐसा सर्किट पूछा जाएगा जिसमें तीनों लगा दिए जाएंगे, और तीनों को लगाने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि भैया कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा, मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, इंडिविजुअल इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, ये इसका तो रेजिस्टेंस आपको गिवन ही होता है। इंपेडेंस इंपॉर्टेंट चीज है, नेट रिएक्टेंस मतलब ये तीनों मिलकर टोटल कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, पावर फैक्टर, सप्लाई वोल्टेज, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, करंट ऑन बाय द सर्किट। तो कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगी, बाकी सब आपको निकालनी पड़ती है। तो जैसे मैंने कहा आपसे, ये एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, पावर फैक्टर, ये सारी चीजें जो है मोस्टली न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में पूछी जाती है, तो आपको थोड़ा सा इनका थ्योरी उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सो दो चीजें देखी हमने, सबसे पहले कि डेरिवेशन सबसे क्या पूछे जा रहे हैं, सैंपल भी दिखा दिया आपको। न्यूमेरिकल्स जो आपसे पूछे जा रहे हैं उसके बारे में भी बता दिया, ठीक है। सो जस्ट टू फॉर यू टू मेक श्योर, मैं आपको दिखा देता हूं, जो भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा रहा है वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। उठा लीजिए, 2022 का देश का कौन सा उठाया हमने, 2022 का उठा रखा है ये, ठीक है। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस, नेट रिएक्टेंस, करंट ड्रॉन, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यही चीजें पूछी जा रही है। सेकंड क्वेश्चन में आओगे, हालांकि डेरिवेशन दे दिया, बट और में तो था हमारे पास ये न्यूमेरिकल, ठीक है। अच्छा, डेरिवेशन भी दिया सेकंड क्वेश्चन में, तो क्या दिया है कि भैया RL सीरीज सर्किट, इसमें आपको वेव फॉर्म बताना है, करंट बताना है, वोल्टेज बताना है, जो मैं भी थोड़ी देर पहले आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना। सो RLC सर्किट में RL RC के कॉम्बिनेशंस पे डेरिवेशन भी आ सकता है, या फिर और में आपके न्यूमेरिकल आ सकता है, दोनों ही इजी होते हैं, ठीक है। अगेन देखोगे तो न्यूमेरिकल तो फिक्स है, आपसे वही चीजें पूछ रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, पावर फैक्टर, एक्टिव रिएक्टिव पावर। आप किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल उठा लीजिए, आपसे यही 4-5 चीजें पूछी जा रही है, ठीक है। चलिए, सो न्यूमेरिकल सॉर्ट हो गया हमारा, थोड़ा सा डेरिवेशंस हमारे थोड़े से सॉर्ट हो गए। इसके अलावा क्या कुछ ऐसे बेसिक चीजें हैं जो उतने फ्रीक्वेंटली नहीं पूछे हैं, बट थ्योरेटिकल फॉर्म में पता होना चाहिए, 4-4 नंबर में, 3-3 नंबर में आ जाता है कभी कभी। जैसे ये देखिएगा AC सर्किट के बारे में, ठीक है ना। सो AC सर्किट में आपसे 2-3 चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एडमिटेंस क्या होता है ना, कंडक्टेंस क्या होता है, ससेप्टेंस क्या होता है, और एडमिटेंस ट्राइंगल कैसा बनता है। ये एक AC पैरेलल सर्किट है, मतलब आपके कंटिन्यूअसली 2-3 आपने
लगा रखे हैं, ठीक है। क्या लगा रखे हैं? ये जो Z दिख रहे हैं ना आपको, तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेजिस्टर एंड अ कैपेसिटर एंड अ कंडक्टर, ठीक है ना। तीन में से कोई दो भी हो सकते हैं, बट मोस्टली तीनों ही होते हैं साथ में, ठीक है ना। तो इन सबको मिला के क्या बनता है? एक Z बनता है, ठीक है ना। वैसे ही इन तीनों के कॉम्बिनेशन से दूसरा Z बनेगा, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से तीसरा Z बनेगा, ठीक है। तो इन्हें अगर अपन पैरेलल में कनेक्ट कर दें एक दूसरे से, ठीक है, तो उस केस में एडमिटेंस की डेफिनेशन, कंडक्टेंस की डेफिनेशन, ससेप्टेंस की डेफिनेशन, एडमिटेंस ट्रायंगल की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन मुझे पता होनी चाहिए। इन तीनों को कनेक्ट करने के बाद में जो न्यूमेरिकल बनता है, उस न्यूमेरिकल को पिछले 3-4 साल में नहीं देखा गया है। तो हाई पॉसिबिलिटी की आएगा भी नहीं, बहुत वर्स्ट केसेस में आया तो भी और में आएगा, ठीक है, बट नहीं आएगा, चांसेस कम है। तो एसी पैरेलल सर्किट में मुझे सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट देख के जाना है, न्यूमेरिकल देखने की जरूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते थोड़ा देख लेते हैं सीरीज रेजोनेंस आरएलसी सर्किट। ये आपका लास्ट पार्ट है। इसमें से भी न्यूमेरिकल आपको आएगा क्या? कुछ न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, ठीक है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, हो सकता है ये वर्ड सुनने में तुम्हें थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि भाई क्या पढ़े, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, डेरिवेशन फिर से आ गया। बट मैं आपको बता दूं, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट डेरिवेशंस, ठीक है, बहुत आसानी से एकदम चुटकियों में हो जाता है, ठीक है। फिर इम्पिडेंस, करंट, पावर फैक्टर, इन सब की डेफिनेशंस बहुत ज्यादा सिंपल सिंपल होती है ना। तो एक आरएलसी सर्किट जिसको आपने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, मतलब आपका रजिस्टर हो गया, आपका कैपेसिटर हो गया, आपका कंडक्टर हो गया, इन्हें आपने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। उसके बाद इन तीनों चीजों के बारे में बात करनी हो रही है आपसे, ठीक है। भैया पावर फैक्टर क्या होगा? सीरीज रेजोनेंस में रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है? बहुत सिंपल सी कंडीशन होती है रेजोनेंस की, ठीक है। सो वो सब चीजों का डिस्क्रिप्शन है, ओवर एंड में करेंगे। इसके अलावा क्या पढ़ना है? कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। मतलब ये यूनिट हमारी लगभग सबसे इजी यूनिट में से है, ओके। सो एक बार क्विक बता दूं, सबसे पहले क्या भाई, सिंगल रेजिस्टर, सिंगल इंडक्टर या सिंगल कैपेसिटर को लगा दें तो ये चार चीजें निकाल के दिखाइए। पहला वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल। अगर उसका मन कर रहा है तो वो बोलेगा भैया रेजिस्टर और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन लगा दो, या रेजिस्टर और कैपेसिटर कॉम्बिनेशन लगा दो, और उस कॉम्बिनेशन को लगाने के बाद में फिर से ये चार चीजें आप निकाल के दिखा दीजिए मुझको, ठीक है। एक वैरायटी ये आ सकती है क्वेश्चन की। कुछ डेफिनेशंस हैं, सारी याद करने की जरूरत नहीं है। शुरू की जो 2-3 आपको दिख रही है, पावर ट्रायंगल, इंपिडेंस ट्रायंगल, इंपिडेंस, इनके बारे में डेफिनेटली पूछता है, ये 2-3 पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। न्यूमेरिकल हम एक ही फिक्स्ड वैरायटी का है जो मोस्ट कॉमनली पूछा जा रहा है, हालांकि दूसरी वैरायटी भी कवर करूंगा, लेकिन मोस्टली यही पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। फिर लास्ट में पैरेलल सर्किट आता है, इसका थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना है, स्किप करने की जरूरत नहीं है, 4 नंबर फ्री के मिलते हैं, 3 डेफिनेशन याद करनी है बस, ठीक है। फिर लास्ट में जाओगे तो आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस की कंडीशन याद कर लोगे तो उसका डेरिवेशन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बाकी कुछ छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, नहीं आता उतना, ओके। बहुत लिमिटेड चीजें हैं। और फिर अब इस सबको पढ़ने के बाद में हम अपने एक्चुअल लेक्चर की शुरुआत जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो शुरुआत करेंगे हम अपने एक्चुअल लेक्चर की। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जस्ट अ सेकेंड। सो हाँ, शुरुआत कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि भैया प्योरली रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है, और उसमें ये चार चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तो इन चार चीजों को निकालना कैसे वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा अभी, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। बहुत लोग वेव फॉर्म्स के ग्राफ को याद करते जाते हैं, मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो, सो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट तो यार ये वो वाला सर्किट है जिससे हम पहले से बहुत ज्यादा फेमिलियर ऑलरेडी हैं, ठीक है। इसमें और ज्यादा फेमिलियर होने की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कैसे? देखो भाई, सबसे पहले आपके पास अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट आता है तो आप क्या बोलोगे? मुझे गिवन क्या होता है? क्योंकि मेरे पास एक एसी सर्किट है, एसी सर्किट है तो उसमें वोल्टेज जाएगा, और वोल्टेज का मुझे क्या गिवन होता है? एक्सप्रेशन, कि वोल्टेज को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है ना। द थिंग इज कि आपको ये चीज लिख के नहीं आएगी एग्जाम में, ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि ये चीज आती कहां से। जैसे मैंने आपको बताया कि यार एसी करंट जो होता है वो ऐसे स्ट्रेट नहीं जाता, वो एकदम से नाचता हुआ जाता है, ठीक है। तो नाचते नाचते क्या करता है? एक कर्व बनाता है, और वो कर्व किस तरीके से दिखता है? वो साइन वेव के फॉर्म में दिखता है। साइन वेव के फॉर्म में दिखने का मतलब क्या है कि आपका जो वोल्टेज होता है वो फिक्स्ड होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। जब आप डीसी सप्लाई की बात करते हैं तो आपका वोल्टेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। लेकिन जब आप एसी सप्लाई की बात करते हैं तो आपका वोल्टेज कांस्टेंट होता है क्या? नहीं होता है, वो चेंज कर रहा होता है, ठीक है। कैसे चेंज कर रहा होता है? समय के साथ में चेंज कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है वो आपकी टी की लाइन होती है क्या? सिर्फ टी नहीं होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी भी होती है, ओमेगा टी को रिप्रेजेंट करता है ये वाला लाइन, ठीक है। कि भैया टाइम के साथ चेंज हो रहा है और उसकी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी रहेगी, यार उस फ्रीक्वेंसी से मूव करेगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आपका टाइम आगे बढ़ेगा आपका वोल्टेज क्या हो रहा है? इंक्रीज करता जा रहा है। फिर आपका वोल्टेज मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच रहा है, फिर आपका वोल्टेज डिक्रीज करता जा रहा है, फिर वो मिनिमम पॉइंट पे पहुंच रहा है, फिर डिक्रीज अब दूसरे डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कहा था ऐसे उल्टा उल्टा चलता है, ठीक है। फिर दूसरे डायरेक्शन में फिर से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। फिर पहले डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, फिर पहले डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है। तो कॉन्स्टेंटली 220 का वोल्टेज जो सप्लाई हमें मिलता है, तो वैसे मिल रहा है क्या? नहीं,
हाँ, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, इस तरीके से आपका फ्लो करता है, दैट्स व्हाई इट इज अ फंक्शन। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल वोल्टेज है, कांस्टेंट वोल्टेज है भाई साहब, ये एक वेरिएबल वोल्टेज है जो समय के साथ साथ चेंज होता है, घटता बढ़ता रहता है। ठीक है ना, इसीलिए क्योंकि वेरिएबल वोल्टेज है तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो पाता है इसमें। ठीक है, चलिए ये सब चीजें अगर किसी को सुनने में लग रहा हो कि सर फालतू बता रहे हो, एग्जाम में जो करना है वो बता दो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम इस माइंडसेट से पढ़ोगे ना कि ये करना है, ये रट लेता हूं, ये लिख के आ जाऊंगा, तुम्हारा काम नहीं बनेगा, तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लगेगी चीजें। मैं जो जो मैं बोल रहा हूं उसको रटने की जरूरत नहीं है, सुन लो, कहीं ना कहीं ये चीजें तुम्हारे दिमाग में रहेंगी ना, तुम्हें लिखने में आसानी होगी। जो चीज तुम लिख रहे हो वी एम साइन ओमेगा टी, इस वी एम साइन ओमेगा टी की अगर इन्फॉर्मेशन दिमाग में एक लॉजिक के साथ में स्टोर नहीं है ना, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, वो फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन रहती है कि भाई पी प्लस क्यू करने पे आर आएगा, रट लिया, पी क्या चीज है नहीं पता, क्यू क्या चीज है नहीं पता, आर क्या चीज है नहीं पता, बस रट लिया पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर। ऐसे नहीं करना होता है। ठीक है, चीजों को थोड़ा सा लॉजिकली समझना पड़ता है, डीप डाउन भी जाने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा समझो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम लोगों ने ट्रस्ट किया था मुझे, इनसेम के टाइम पे मेरे वीडियोस देखे थे तुमने, ठीक है ना, थोड़े लॉजिक की वजह से चीजें कितनी आसानी से सॉर्ट हो जाती तुम्हारी, आराम से सबने मुझे मैसेजेस भी कर रखे हैं, 25-25 26-26 नंबर लाओ 2-2 दिन पढ़ के। तो ट्रस्ट करो मेरे प्रोसेस को। ठीक है, हर चीज का नोट्स बनाना है क्या, नहीं बनाना है, बस सुन लो, दिमाग पर रहेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, सो हमें पता चल चुका है कि यार एसी वोल्टेज है, वेरिएबल वोल्टेज है, ऐसे फ्लो करता रहता है साइन के फॉर्म में, इसलिए वो साइन बनता है। ठीक है, नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका सबसे पहले रेजिस्टेंस बताना है। तो यार इस सर्किट में रेजिस्टर ही लगा रखा है, तो कोई नया रेजिस्टेंस आएगा क्या, नहीं आएगा, रेजिस्टेंस इसका आर के बराबर ही रहेगा जो हमने लगा रखा है। अब करंट कैसे निकालें, देखिए भाई सिंपल सा लॉजिक है कि करंट कैसे निकालते हैं, करंट होता है मेरा वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। किसने बताया था भाई ये होता है, ओम भाई साहब ने बताया था। ठीक है, तो आप डेरिवेशन के टाइम पे लिख लोगे कि बाय ओम्स लॉ आई कैन सिंपली राइट करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, या वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो अब आप इसी लॉ की यूज करके आप यहां से करंट निकालेंगे, क्या बोलेंगे, वी आई इज इक्वल टू क्या, वी बाय आर। वी एक कांस्टेंट होता तो हम उसे वी बाय आर लिख के छोड़ देते, लेकिन वी कांस्टेंट नहीं है, वी एक फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, बार बार वेरी कर रहा है, तो वी इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, और आर है, आर को हम इतना लिख लेते हैं। वैसे पूरे के नीचे देखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, बट ये एक्सप्रेशन थोड़ा याद रह जाता है। ठीक है ना, देखिए वी एम बाय आर को हम क्या लिख सकते हैं, आई एम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आई इज इक्वल टू वी बाय आर होता है, तो अगर मैं यहाँ वी एम लगा दूं तो यहाँ पे आई एम लगेगा। थोड़ा थोड़ा रटना है, थोड़ा थोड़ा लिखना है, थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाना है। ठीक है ना, सो आई एम बाय आर से हम इसे, सॉरी वी एम बाय आर को हम टोटल किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आई एम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी हो गया। ठीक है, चलिए, सो यहां से मुझे क्या मिल चुका है, करंट का एक्सप्रेशन मिल चुका है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर करंट। ओके, नाउ अब देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये एक बेसिक सी चीज मिल गई, उठा के इसको डाल दो अपने बॉक्स के अंदर। ओके, सो दो एक्सप्रेशन है हमारे पास, एक है हमारा वोल्टेज का एक्सप्रेशन जो कि है वी एम साइन ओमेगा टी, एक है मेरा करंट का एक्सप्रेशन जो कि है आई एम साइन ओमेगा टी। अब एक्सप्रेशन निकल चुका है, रेजिस्टेंस के बारे में हम जानते थे, अब हमें क्या दिखाना है, वेव फॉर्म्स बना के दिखाने हैं। ठीक है ना, देखो यार इसका वेव फॉर्म ना बहुत ज्यादा ईजी होता है। क्यों ईजी होता है, क्योंकि यहां पर वी एम साइन ओमेगा टी का फंक्शन है, आई भी साइन ओमेगा टी का फंक्शन है, इन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों साथ साथ मैक्सिमम पे जाएंगे, साथ साथ मिनिमम पे जाएंगे। अब जिसको ऑलरेडी पता है पहले से कि भाई साहब फेज डिफरेंस होता क्या है, तो उसको प्रॉब्लम समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको बिल्कुल नहीं पता फेज डिफरेंस के बारे में, एक बेसिक लॉजिक के थ्रू तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। जिसको पता है वो थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, जिसको नहीं पता देख लो, इतना अच्छा लॉजिक है कि तुम कभी नहीं भूलोगे। मान लीजिए आप एक साइन का ग्राफ बना रहे हैं और इस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है ना, ओके, तो जनरली जब ग्राफ बनता है, ठीक है, थोड़ा बनाना मुश्किल हो रहा है, तो ये हो गया 0, फिर ये हो गया 180, ये हो गया 2 पाई। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू साइन की कहाँ जाती है, 90 डिग्रीज पे जाती है ना, पाई/2, और मिनिमम वैल्यू भी माइनस पे हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये पाई/2 हो गया, पाई हो गया 3 पाई/2 हो जाएगा। ओके, तो आपका साइन ओमेगा टी ऐसे चलता है, तो वी एम साइन ओमेगा टी भी ऐसे ही चलेगा, आई एम साइन ओमेगा टी भी ऐसे ही चलेगा। बस फर्क इतना है कि आपका जो करंट है वो वोल्टेज को किसी चीज से डिवाइड करके मिल रहा है। तो आपका जो वोल्टेज का वैल्यू हमेशा ज्यादा होगा, करंट का वैल्यू हमेशा कम होगा, क्योंकि आप वोल्टेज से कुछ डिवाइड कर रहे हैं तब करंट मिल रहा है। तो वोल्टेज करंट जो है वो पूरा टॉप तक जाएगा क्या, नहीं जाएगा, करंट जो है वो थोड़ा सा कम तक जाएगा और फिर नीचे आएगा। ठीक है, और फिर वापस जाएगा, ऐसे आएगा, ये बन गया आपका वी और आई का ग्राफ। ठीक है, अच्छा अब मुझे कैसे पता कि ये वोल्टेज और करंट जो है वो सेम टाइम पे जीरो और सेम टाइम पे मैक्सिमम बनेंगे, क्योंकि सिंपल है, आप वोल्टेज को देखेंगे वो भी ओमेगा टी है, करंट को देखेंगे वो भी ओमेगा टी है। अगर आपका करंट ओमेगा टी नहीं होता, अगर आपका करंट होता ओमेगा टी माइनस पाई/2, ठीक है ना, अगर आपका करंट होता आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई/2, तो हम क्या बोलते कि भैया दोनों एक जैसे चलेंगे क्या, नहीं, ये ओमेगा टी पे चलेगा, ये ओमेगा टी माइनस पाई/2 पे चलेगा, मतलब देयर इज अ फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस होने की वजह से दोनों साथ साथ जीरो बनेंगे क्या, नहीं, दोनों साथ साथ मैक्सिमम पे बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे। ठीक है,
तो हो सकता है एक आगे चलेगा और एक पीछे चलेगा, ठीक है। तो साइन अगर मेरा ऐसा चल रहा है, ठीक है, तो π/2 का माइनस है मतलब थोड़ा सा पीछे की तरफ चलेगा, करंट मेरा पीछे की तरफ चलेगा। तो जब साइन मेरा मैक्सिमम अटेन कर रहा है तब करंट वापस से मेरा मैक्सिमम अटेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। साइन मैक्सिमम कर रहा है तो करंट हो सकता है उस वक्त मिनिमम पे हो, है ना। और साइन जब मिनिमम पे पहुंच रहा हो तब जाके करंट मैक्सिमम पहुंच रहा हो, मतलब करंट कैसा चल रहा है, थोड़ा पीछे की तरफ से चल रहा है, ठीक है। तो वो उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। साइन मेरा ऑलरेडी पहुंच जा रहा है तब जाके करंट पहुंच रहा है, वोल्टेज आगे पहुंच जा रहा है तब जाके करंट पहुंच रहा है इसकी तरफ, ठीक है। तो थोड़ा सा पीछे की तरफ चल रहा है, इसको बोलते हैं हम फेज डिफरेंस। ये कब क्रिएट होता है, जब ओमेगा टी के साथ में -π/2 या +π/2 ऐड अप होता है, ठीक है। +π/2 हुआ तो थोड़ा ऊपर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलेगा। तो अब क्या होगा, करंट आगे बढ़ता रहेगा, वोल्टेज पीछे पीछे फॉलो करेगा, है ना। अगर +π/2 हुआ तो करंट आगे चलता रहेगा, वोल्टेज पीछे पीछे फॉलो करेगा। -π/2 हुआ तो करंट पीछे रह जाएगा, वोल्टेज आगे चलता रहेगा, करंट धीरे धीरे उसको फॉलो करेगा, ठीक है। और डिटेलिंग करेंगे, अभी सिर्फ मैं एक लॉजिक बता रहा हूं आपको। तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि आपने देखा यार आपके एक्सप्रेशन में दोनों ही क्या है, ओमेगा टी है। ये भी ओमेगा टी, ये भी ओमेगा टी, +- π/2 नहीं है, मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे, साथ साथ मैक्सिमम पे पहुंचेंगे, साथ साथ मिनिमम पे पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो इसी का थोड़ा अच्छे तरीके से ग्राफ यहाँ बना के दिखा रखा है मैंने, है ना। ब्लू कलर से आपका वोल्टेज है, रेड कलर से आपका करंट है। इंपॉर्टेंट बात समझने वाली क्या है कि वोल्टेज की वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी, करंट की वैल्यू हमेशा कम रहेगी। क्यों? क्योंकि वोल्टेज से किसी चीज को आप डिवाइड कर रहे हो तब जाके करंट मिल रहा है, तो मैग्नीट्यूड वाइज वो हमेशा करंट कम रहेगा, ठीक है। तो वेव फॉर्म हम इस तरीके से बना सकते हैं, बड़ा अच्छे से ध्यान में रहेगा आपके, ठीक है ना। सेकेंडली आपका क्या है, रेड और ब्लू में एक और चीज दिखा रखी है, ये क्या है आपका फेज डायग्राम है ना। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, ये भी आपको दिखाना पड़ता है ना। आपने देखा होगा दोनों एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। क्यों ओवरलैप कर रहा है? क्योंकि दोनों का फंक्शन क्या है, साइन ओमेगा टी का है। अगर आपका एक होता साइन ओमेगा टी और एक दूसरा अलग होता, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपका एक साइन ऑफ ओमेगा टी है और दूसरा वाला क्या है, साइन ऑफ ओमेगा टी +π/2, है ना। तो ओमेगा टी वाले को अगर आप ऐसा बना रहे हैं तो आपका ओमेगा टी +π/2 क्या होगा, ऐसा होगा, ठीक है। कि आपका दूसरा वाला क्या है, π/2 ज्यादा है। तो अगर आपका रेड वाला ऐसा आ रहा है तो ब्लू वाला वर्टिकल बन जाएगा। अब कब वर्टिकल वो बनेगा, कब नहीं बनेगा, थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बनता कैसे वो बता दिया मैंने आपको कि अगर सेम सेम है मतलब कोई π/2 का एडिशन डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में आप वोल्टेज को भी डिनोट कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन में करंट को भी डिनोट कर रहे हो। ब्लू कलर से वोल्टेज दिखा दिया, रेड कलर से करंट दिखा दिया, बन गया आपका फेज डायग्राम, ठीक है। तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज होती है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट आ गया तो समझ लो आपके नंबर जो है एकदम हाथ के हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको ये चीज रटनी नहीं है, आपको खुद जाना है एग्जाम में बनाने के लिए, इसलिए भी मैंने आपको थोड़ा लॉजिक यूज करके बताया है कि आप बहुत आसानी से क्या करेंगे, एक्स वाई एक्सेस बनाएंगे। फिर आपने देखा कि आपका वोल्टेज और करंट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही साइन का कर्व है, तो एक ही साइन का कर्व बना के दोनों दिखा सकते हैं। बस फर्क क्या होगा, मैग्नीट्यूड का। करंट जो है वो थोड़ा कम मैग्नीट्यूड का होगा, वोल्टेज जो है वो थोड़े ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा, ठीक है। तो वो बड़ी बड़ी वैल्यूज लेके निकलेगा। कैसे पता वोल्टेज ज्यादा होगा? क्योंकि वोल्टेज में कुछ डिवाइड करके करंट मिल रहा है, ठीक है। तो करंट ऑब्वियसली वोल्टेज से कम मैग्नीट्यूड का होगा, ये लॉजिक होता है, ठीक है। अब हो सकता है इस वाले ग्राफ में किसी को दिक्कत ना हुई हो, बहुत लोगों ने इसको रट लिया हो, लेकिन जो चीजें मैंने आपको बताई है ना उसकी वजह से आपको इंडक्टर और कैपेसिटर वाले ग्राफ्स में कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा, एकदम आसानी से आएगा, ठीक है। चलो अब देखो, तीन चीजें हमने देख ली, चौथी चीज बची है पावर। पावर में थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, बिकॉज पावर मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, है ना, और दोनों तीनों टाइप के पावर हमें बना के दिखाने होते हैं। तो चलिए जरा पावर का एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। देखो पावर निकालने के लिए हमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना, पावर होता है आपका वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, V × I। अब देखिएगा वोल्टेज कितना था हमारे पास, नॉर्मल एसी सर्किट है, ठीक है। तो वोल्टेज Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, हाँ जी बिल्कुल, है ना। और रेजिस्टिव सर्किट में करंट की वैल्यू हमने निकाली थी, वो कितनी आई थी, Im साइन ऑफ ओमेगा टी आई थी, है ना। तो बस क्या करना है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, हो गया मल्टीप्लाई। सो पावर इज इक्वल टू क्या होगा, Vm और Im आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सो दिस इज Vm × Im, ओके। साइन और साइन मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम जो भी एक्सप्रेशन बनाते हैं उसमें कभी भी स्क्वायर नहीं होता है। हमारे एक्सप्रेशन में हमेशा क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल विदाउट स्क्वायर वाले टर्म्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे साइन ओमेगा टी हो गया, कॉस ओमेगा टी हो गया, साइन 2 ओमेगा टी भी चल जाएगा, कॉस 2 ओमेगा टी भी चल जाएगा, है ना। स्क्वायर वाले एक्सप्रेशन हमारे नहीं चलेंगे। तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हमें स्क्वायर वाले एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे खत्म करेंगे भैया, बेसिक सा लॉजिक होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखो जरा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो जिसको फॉर्मूला याद है वो तो 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2 डायरेक्टली लिखेगा। जो थोड़ा 11 12th में अच्छा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके आए हैं तो उनको पता है कि ये डायरेक्टली बनेगा 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2, है ना। लेकिन जिसको उतना नहीं पता है, मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर ओमेगा टी, है ना।
क्योंकि दोनों का एडिशन 1 होता था, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये कैसे लिखोगे? देखो सिंपल होता है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना? ठीक है, इसको इधर लेके जाओगे तो ये क्या बनेगा, कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 1, है ना? ठीक है, इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और 2 को भी नीचे लेके आ जाओगे तो डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या बनता है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बनता है। ठीक है, तो इस पूरे को आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं और फाइनली आपका फिर डेरिवेशन क्लियर होता है। अब ये छोटी छोटी स्टेप्स आपको हर जगह बुक्स में आंसर के फॉर्म में लिख के नहीं दिखाई जाती है, इस वजह से थोड़े कंफ्यूजन जो हैं वो क्रिएट हो रहे होते हैं। ठीक है, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सप्रेशंस कहाँ से आ रहे हैं, है ना? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आगे पीछे कर रहे हैं, जिसका स्ट्रॉन्ग है उसका हो जाएगा, जिसका नहीं है वो रट लो। नाउ cos स्क्वायर ओमेगा टी को हम ये लिख सकते थे, दिस इज नथिंग बट 1 प्लस cos ऑफ 2 ओमेगा टी होल के डिविजन में 2। ठीक है, सो दिस इज 2 1 2 माइनस 1 माइनस या cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, राइट? cos 2 ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना? सो क्या होगा, 2 माइनस 1 बचेगा 1, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 बचेगा, है ना? तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जिसको पहले से फॉर्मूला याद है वो डायरेक्टली इसके बाद ये वाली स्टेप लिख सकता था। सो पावर इज इक्वल टू क्या हो रहा है मेरा, मैक्सिमम वोल्टेज इनटू मैक्सिमम करंट। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह ये लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन से प्रैक्टिस करते रहो, अच्छा आएगा, M2 में भी काम आता है। ओके, ना देखा आपने, इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन बन सकता है। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और हमें ठीक करना पड़ेगा, थोड़े और बेसिक मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, तब जाके हमें एक्चुअल पावर की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और इन्हीं स्टेप्स को लिख लिख के ही आपको फाइनल सॉल्यूशंस मिलता है, जिसके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है ना? सो पावर का एक्सप्रेशन क्या बनेगा देखिएगा, दूसरा कलर चेंज करते हैं बिकॉज जगह काफी लगने वाली है। सो हम लिख पाएंगे मेरा पावर इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इनटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ये जो 2 है इसको मैं बाहर ले आ लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 2, और अंदर क्या बच रहा है मेरे पास में, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी। ठीक है, थोड़ा बोर हो रहा होगा तो आप प्लीज उसे 1.5 में चला लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये भी मल्टीप्लाई होगा तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कॉस ऑफ ओमेगा 2 ओमेगा टी। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ना द थिंग इज कि अगर आप इस पावर की वैल्यू को ध्यान से देखें तो ये आपको दो कंपोनेंट्स में मिल रही है, एक है Vm/Im/2 और एक ये वाला कंपोनेंट है। ठीक है, ना देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है? कांस्टेंट होता है ना? एक फिक्स्ड वैल्यू है जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। वैसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट भी क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। लेकिन जब आप Vm/Im इंटू कॉस 2 ओमेगा टी कर लेते हो तो ये वेरिएबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि चीज आपकी कॉस थीटा पे डिपेंड कर रही है। कॉस थीटा कैसा होता है, एक वेरिएबल फंक्शन होता है। कॉस थीटा का ग्राफ इस तरीके से होता है, मतलब बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा। ठीक है ना? तो इस पावर का दो पार्ट है, एक पार्ट है पावर का जो कि कांस्टेंट वाला पार्ट है, ठीक है, और एक पार्ट है पावर का जो कि वेरिएबल वाला पार्ट है ना? तो यही चीजें आपको लिखी रहती थी और ये स्टेटमेंट में भी आपको टाइप करना है। ठीक है, एग्जाम में डेरिवेशन में लिखना है कि पावर में वी हैव अ कांस्टेंट वाला पार्ट एंड पावर में वी हैव अ वेरिएबल वाला पार्ट। ठीक है ना? अच्छा, ये जो पावर आया है आपके सामने, ये कैसा वाला पावर है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर, है ना? सो आपको टाइप वहां पे सॉरी लिख देना है एग्जाम में कि द पावर ऑब्टेन्ड इज एन इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, पावर एट एनी इंस्टेंट। ठीक है ना? तो जिसको इंस्टेंटेनियस समझ में नहीं आता होगा, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई। मैं भी जब पहली बार पढ़ता था मुझे भी समझ में नहीं आता था इंस्टेंटेनियस क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है ना? ये सारी चीजें सुनने में थोड़ी अजीब सी लगती थी, दिक्कत होती थी, रटना पड़ता था। लॉजिक बता देता हूँ तुमको, तुम्हारा ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, है ना? वोल्टेज का ग्राफ और करंट का ग्राफ। ठीक है, ये बड़ा वाला वोल्टेज का ग्राफ हो गया और ये छोटा वाला करंट का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो किसी भी एक इंस्टेंट पे ये करंट रहेगा और ये वोल्टेज रहेगा, तो ये वाला वोल्टेज ये वाले करंट से मल्टीप्लाई होकर पावर देगा। किसी दूसरे इंस्टेंट पे ये वाला करंट होगा, ये वाला वोल्टेज होगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर पावर देंगे। किसी इंस्टेंट पे ये वाला करंट होगा, ये वाला वोल्टेज होगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके पावर देंगे। तो हर एक इंस्टेंट पे आपको करंट अलग मिल रहा है, वोल्टेज अलग मिल रहा है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन अलग मिलेगा। मतलब हर एक इंस्टेंट पे आपको इसका मल्टीप्लीकेशन अलग मिलेगा, तो हर एक इंस्टेंट पे पावर अलग अलग मिलेगा आपको। ठीक है, तो पावर भी कैसा होता है, साइन के फॉर्म में या कॉस के फॉर्म में वेरी ही कर रहा होता है। ठीक है ना? समझ में आया आपको? सो पावर इज ऑल्सो अ वेरिएबल ओवर हियर। तो किसी भी एक इंस्टेंट पे आने वाला पावर इस तरीके से निकल सकता है, जिसे हम क्या बुलाते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर, कि किसी भी एक इंस्टेंट पे कितना पावर रहेगा। ठीक है,
किस पे, टाइम पे देख लो, ओमेगा टी का ये फंक्शन होता है, टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, या ओमेगा टी इज इक्वल टू हम किसके फॉर्म में गिनते हैं, पाई बाय 2 के फॉर्म में गिनते हैं, ठीक है, एंगल्स गिनते हैं पाई, तो ओमेगा टी पाई बाय 2 पे मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज तो मैक्सिमम पावर जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका इस पॉइंट पे जाओगे तो 0, क्योंकि आपका वोल्टेज भी 0, आपका करंट भी 0, तो इन दोनों का प्रोडक्ट पावर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब डेरिवेशंस के जो वेव फॉर्म्स वगैरह है, आपको मैं इसको फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक बार इस चीज को फील कर लोगे ना, ये दिमाग में ऐसे घुस जाएगी कि ये आपका क्वेश्चन अगर आया, देखो आपको 3-4 यूनिट लिख के आनी है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि 1-2 यूनिट लिख के आनी है, और 4 यूनिट को उठा के देखोगे तो 40 डेरिवेशन है बीडब्ल्यू में पढ़ने के लिए, तभी तो बैकलॉग का रिकॉर्ड इतना सॉलिड है। बीडब्ल्यू में इतने सारे बैकलॉग क्यों लगते हैं, ठीक है। अभी तो बीच में हम थोड़ा पोलिंग वोलिंग सर्वे करवा रहे हैं, तो M2 से ज्यादा बैकलॉग लग रहे हैं बीडब्ल्यू में। उसका लॉजिक ये है कि भाई 4 यूनिट मिला के देखोगे 40 डेरिवेशन हो गए, हर एक डेरिवेशन बंदा रट नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, वही पीवे क्यूज करके जा रहा है, और पीवाई क्यूज से पूरा 28-30 नंबर हो नहीं रहा। समझो लॉजिक को, ठीक है ना। इसीलिए हर चीज को रटो मत, लॉजिकली समझो, थोड़ा समय दो, सुन लो जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, और बोली हुई चीज को लिखने की कोशिश करो, वेव फॉर्म बन कैसे रहा है, लॉजिक क्या है उसके पीछे। इंजीनियर हो तुम, लेबर नहीं हो, डिसरेस्पेक्ट नहीं है लेबर, बट बता रहा हूँ कि एक फिक्स काम नहीं करना, थोड़ा लॉजिक भी लगाना तुम्हें, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस पावर हमें समझ में आ गया, ओके। नाउ जब आप पावर का डेरिवेशन लिखते हैं तो आपको इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर दोनों लिख के दिखाना पड़ता है ना। तो इंस्टेंटेनियस पावर तो आपने लिखना सीख लिया भाई, v को i से मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे तो कॉस का फंक्शन मिल जाएगा, और ये वाला पावर क्या मिल जाएगा मुझे, इंस्टेंटेनियस पावर मिल गया, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या बताना पड़ता है, एवरेज पावर भी बताना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो एवरेज पावर कैसे बताएंगे, थोड़ा सा इरेज करके जगह बनाता हूं और फिर आपको एवरेज पावर लिख के दिखाता हूं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलो, तो देखिए अगर आपको इसका एवरेज पावर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली बोलना पड़ेगा कि भाई ये 2 पार्ट में बता हुआ है ना। तो पहले मैं क्या करूंगा, एवरेज पावर निकालूंगा, किस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का। सो दिस इज एवरेज ऑफ वी एम इंटू आई एम डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। माइनस फिर आपके इस वाले का एवरेज निकालूंगा, सो दिस इज गोना बी एवरेज ऑफ वी एम इंटू आई एम, सॉरी लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं थोड़ा धीरे धीरे लिखता हूँ, ठीक है ना। राइटिंग वाइटिंग खराब होगी, सही से समझ में आएगा नहीं। तुम लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, बोर हो रहे होंगे तो उसको 1.5x में चला देना, मैं थोड़ा धीरे धीरे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। सो वी एम आई एम बाई 2 कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, ठीक है ना। तो अगर एवरेज पावर निकालना है तो दोनों क्वांटिटीज का मुझे एवरेज करना पड़ेगा ना। तो जो चीज फिक्स है, कांस्टेंट है, तो उसका एवरेज क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। अगर मैं आपसे बोलूं भाई 4 का एवरेज बताओ, 4 का एवरेज निकलता है कोई, 4 का एवरेज तो 4 ही होगा ना। एवरेज कब निकलता है, जब कोई चीज कभी 1 बन गई, फिर कभी 2 बन गई, फिर कभी 3 बन गई, फिर कभी 4 बन गई, फिर 3 बन गई, फिर 2 बन गई, फिर 1 बन गई, तो कोई चीज बढ़ी और फिर जाके कम हो गई, तो इसका एवरेज निकलता है, करेक्ट। कोई चीज अगर हर बार 4 4 4 4 ही है तो उसका एवरेज निकलता है क्या, नहीं निकलता। मतलब कांस्टेंट पार्ट का जो एवरेज है वो वही होगा जो पुराना था। तो इस वाले पार्ट का एवरेज कितना बन जाएगा आपका, वी एम इंटू आई एम डिवाइडेड बाई 2 माइनस, ये पार्ट वेरिएबल है क्योंकि ये पार्ट कभी कम होगा कभी घटेगा, है ना, क्योंकि कॉस के फॉर्म में चलेगा ये, ठीक है। तो वेरिएबल पार्ट का एवरेज कैसे निकलेगा, देखो अगर आपका वेरिएबल पार्ट साइन या कॉस वेव के फॉर्म में है, ठीक है, तो उसका एवरेज हमेशा 0 रहता है। आप उसको याद रख के चले जा सकते हैं और आप उसको 0 लिख के आ सकते हैं, ठीक है। लॉजिक अगर इसके पीछे का देखना है तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं कॉस का ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा ना, तो कॉस का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है ना। तो एवरेज जो निकलता है हमारा वो एक साइकिल का निकलता है, ठीक है। देखो कॉस की जो साइकिल शुरू होती है वो पीछे से तो आ रही है, बट एक साइकिल का मतलब क्या है, एक पूरा कर्व बनाना, ठीक है। तो अगर आप इस एक पूरे कर्व को बना के देखोगे तो आपकी वैल्यूज क्या हो रही है, पहले डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और फिर उसके बाद में वैल्यूज क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जो वैल्यू जितनी नेगेटिव यहाँ पर है उतनी ही पॉजिटिव यहाँ पर है, जितनी नेगेटिव यहाँ पे उतनी ही पॉजिटिव निकालते हैं। एवरेज क्या होता है, सबका सम करके डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स से। तो अगर आप इन सब का सम करने जाओगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि जितना ये सब माइनस में उतना ये सब प्लस में, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 0 हो गया। तो एवरेज में क्या निकलेगा, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग आएगा, तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज ऑलवेज 0, ठीक है ना। तो आपको लगे तो डेरिवेशन में आप ये चीज लिख के भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो कभी भी कॉस वाले का या साइन वाले का, साइन भी आता तो कर्व कैसा बनता है, साइन में कर्व यहां से शुरू होता, ठीक है, ऐसा खत्म होता। इसमें भी देखोगे तो ये सब प्लस होंगे, ये सब माइनस होंगे, अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो हमेशा आपका एवरेज पावर साइन कॉस के फंक्शन में रहा तो वो 0 ही बनता है, ठीक है। कई बार इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी लिख के दिखाते हैं कि इंटीग्रल 0 टू 2 पाई इसका वी एम आई एम कॉस ओमेगा टी, ये क्या बनता है, 0 ही बनता है, इसलिए पावर आपका एवरेज 0 हो गया। जैसे लिख के दिखाना चाहो आप दिखा सकते हो, ठीक है। सो ओवरऑल आपका जो एवरेज पावर आ रहा है, तो छोटा सा ए लिख देता हूँ, पी एवरेज इज इक्वल टू क्या आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इनटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाय 2,
वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट है, क्योंकि कोई कॉस्ट का फंक्शन नहीं है यहाँ पे। सो आई हैव अ कांस्टेंट फिक्स्ड एवरेज पावर, ठीक है। आई हैव अ वेरिएबल इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, हर समय पे चेंज होता रहता है वेरिएबल इंस्टेंटेनियस पावर। आई हैव अ फिक्स्ड एवरेज पावर, ओके। तो दोनों की चीजें हमने लिख दी गई है, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं जो बकर बकर कर रहा हूँ, इतनी चीजें आपको बता रहा हूँ, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये सब क्यों बता रहे हो, शॉर्ट में BEE का लेक्चर बना सकते थे, हमें इतने ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो देखो मैं तुम्हें बता दूं कि कभी कभी कुछ चीजें सुन लेनी चाहिए, ठीक है, जरूरी होती है। मेरी बोली हुई चीज सुनने में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, मुश्किल से आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा आपको, लेकिन लॉजिक दिमाग में ऐसा बैठेगा ना कि वो आपके बाकी के 4 घंटे सेव करेगा। क्योंकि सिर्फ एक रजिस्टर का करके आपको इंडक्टर को कैपेसिटर का रटना नहीं पड़ेगा, लॉजिक से वो दोनों निकल जाएंगे आपके। क्यों? क्योंकि आपको पता है इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, आपको पता है एवरेज पावर क्या होता है, आपको पता है कौन सा पावर पार्ट जीरो बनता है, आपको पता है कुछ कांस्टेंट होता है कुछ वेरिएबल होता है। तो सेम ही स्टेप तो मुझे आगे भी दो में परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरा सुनने से काम आपका बनेगा ही, ठीक है। इसलिए सुनो ध्यान से, ओके। चलो, सो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का हमने पावर बना के दिखा दिया, ओके। कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपसे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के पावर के साथ साथ उसका वेव फॉर्म भी पूछ लेता है, ठीक है ना। बहुत बच्चे इसके वेव फॉर्म को रटने की कोशिश करते हैं, 3-3 4-4 वेव फॉर्म रटना है, 40 डेफिनेशन रटनी है, 40 मिनट में लाके रटने से काम नहीं बनेगा। तो वेव फॉर्म लॉजिकली कैसे बनाए, मैं आपको इतना अच्छा लॉजिक देता हूँ वेव फॉर्म बनाने का, थोड़ा जरा ध्यान से देखिएगा, ओके ना। पुराने किसी चीज की जरूरत नहीं है वेव फॉर्म का लॉजिक बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए ऑलरेडी यहाँ पर आपके पास राइट साइड में ये कर्व बना हुआ है जिसमें आपका वोल्टेज दिख रहा है, करंट दिख रहा है और पावर भी दिख रहा है, ठीक है। तो आपको इसे रटने की जरूरत नहीं है, आप इसे बिना रटे कैसे बना सकते थे, क्योंकि एग्जाम में आप ये थोड़ा इमेज थोड़ा बनाओगे, आपको तो बना के दिखाना है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले रेजिस्टिव सर्किट है, इसके बारे में हम क्या क्या जानते हैं। रेजिस्टिव सर्किट है, इसके बारे में हम जानते हैं कि वोल्टेज तो है हमारा क्या, V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना। करंट कैसे निकलता है? कुछ नहीं है भाई यार, सॉरी Vm नहीं होना चाहिए था, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, करेक्ट। करंट क्या होता है? कुछ नहीं यार, सिर्फ ऊपर वाले को आप R से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया आपका करंट। तो I क्या होता है? आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, ये सारे ये जो वोल्टेज और करंट है वो कैसे है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस करंट है। कैसे पता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट है? क्योंकि इंस्टेंट में है, जैसे जैसे आपका ओमेगा टी बदल रहा है वैसे वैसे आपका वोल्टेज बदल रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट एंड वोल्टेज है ये, ठीक है। चलिए, सो आप देख सकते हैं दोनों साइन ओमेगा टी पे खेल रहे हैं, हाँ जी दोनों साइन ओमेगा टी पे खेल रहे हैं, ठीक है। तो आप एक काम करिए, आप बढ़िया से दोनों को पहले बना के दिखा दीजिए, है ना। तो एग्जाम में आप क्या करोगे, इसको 0 ले लोगे, फिर थोड़े डिस्टेंस पे क्या ले लोगे, पाई ले लोगे, ठीक है। और थोड़े डिस्टेंस पे क्या ले लोगे आप, 2 पाई ले लोगे। प्लीज मेरी एक बात मानिएगा, ये थोड़े बड़े बड़े डिस्टेंसेस पे लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो काम करने में, ठीक है ना। साइन का ग्राफ कैसे जाता है? 0 से पाई पे जाता है, ठीक है। तो आप लोगे सीधा यहाँ पे 0 से, यार ये डिजिटल में बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, पता है क्या। ओके, ये हो गया, ठीक है, और ये 0 से 2 पाई पे आ गया, ठीक है। अब हमने क्या देखा था, वोल्टेज का बन गया, लेकिन जो करंट का बनता है वो भी एग्जैक्टली ऐसा बनता है रेजिस्टिव में। क्यों? क्योंकि देयर इज नो फेज डिफरेंस, है ना, देख सकते हो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 कुछ नहीं है। तो सेम सेम बनेगा, सेम पॉइंट पे वो मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, सेम पॉइंट पे वो क्या करेगा, मिनिमम हाइट रीच करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे पास ग्राफ इसका करंट का, तो वोल्टेज करंट आप बना दोगे। अब अगर आपको पावर का ग्राफ बनाना ना, आप इन दोनों ग्राफ की हेल्प से पावर बना सकते हो। बताऊं कैसे? देखो पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट ही तो होता है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ कि जब आपका वोल्टेज और करंट दोनों जीरो बन गया, पावर भी जीरो बनेगा, मतलब पावर यहां भी जीरो बनेगा, पावर यहां भी जीरो बनेगा। अब किसी भी पॉइंट पे आप इस करंट को इस वोल्टेज से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो काफी बड़ी वैल्यू मिलेगी। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कुछ यहां पर मिलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कुछ और ऊपर मिलेगा, और बड़ी वैल्यू से प्रोडक्ट कुछ और ऊपर मिलेगा। फिर वैल्यूज कम होगी तो प्रोडक्ट थोड़ा नीचे मिलेगा, प्रोडक्ट नीचे मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, एक बहुत बड़ा नंबर, और बड़ा नंबर, और बड़ा नंबर, वैल्यू छोटी होगी और नंबर, वैल्यू जीरो होगी जीरो। तो देखो कितनी आसानी से मिल गया आपको, ये ऊपर तक जाएगा ऐसे का ऐसे ही, और ये मिल गया, ठीक है। लॉजिक सेम टाइप का बाकी में भी लगेगा, इंडक्टिव में भी लगेगा और कैपेसिटिव में भी लगेगा, इसलिए इसको लॉजिक को यहां सिखा रहा हूं। स्किप मत कर देना कि सिंपल सी चीज को कॉम्प्लिकेट कर रहे नहीं कर रहा हूं मेरे भाई। अब देखो यहां पर जाओगे तो सेम चीज है, बस दोनों नेगेटिव है, करंट और वोल्टेज दोनों नेगेटिव है, तो पावर मिलेगा थोड़ा और बड़ा, ठीक है। करंट और वोल्टेज नेगेटिव है, दोनों मल्टीप्लाई होकर थोड़ा और बड़ा नंबर देंगे, दोनों मल्टीप्लाई होकर थोड़ा और नंबर देंगे, दोनों मल्टीप्लाई होकर थोड़ा और नंबर देंगे, ऐसे ऐसे करके खत्म। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, नेगेटिव होगा ऑब्वियसली, और ऐसे जाएगा। ये बन गया आपका क्या, पावर का ग्राफ, ठीक है ना। तो रटने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से मिल जाता है। अब बस एक छोटा सा फर्क है यहाँ पे, बताऊं क्या। हम गलती क्या कर देते हैं, दोनों का नेगेटिव है तो पावर नीचे जाएगा, है ना, रट के चले जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आपको एक बेसिक चीज याद होगी, क्या याद होगी भैया, पावर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है, और वोल्टेज क्या है मेरा, इधर नेगेटिव है, करंट क्या है, इधर नेगेटिव है।
दोनों नेगेटिव है तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज ऑलवेज व्हाट? पॉजिटिव। तो गलती ये नहीं करना है ना। दोनों का नेगेटिव पॉजिटिव होता है, इसका मतलब वैल्यू जो आएगी वो यहाँ की रहेगी, उतनी ही रहेगी, लेकिन वो रहेगी पॉजिटिव। ठीक है, मतलब ग्राफ जो है वो इसका एग्जैक्ट रेप्लिका बन जाएगा ऐसे। ठीक है ना। तो ये गलती बना अवॉइड करनी है तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। रट के जाओगे गलती कर बैठोगे, इसलिए रट के नहीं जाना है। लॉजिक से अगर पावर का ग्राफ बनाओगे तो ध्यान रहेगा कि भैया पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है, मतलब पावर किसी भी इंस्टेंट पे हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। सेम लॉजिक आपको अप्लाई करना है इंडक्टिव का बनाने के लिए, सेम लॉजिक आपको अप्लाई करना है कैपेसिटिव का बनाने के लिए। ठीक है, चीजें आपकी बहुत आसान होती जाएगी। ओके, ठीक है। चलो, किसी ग्राफ को रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक यूज करना है, सिंपल। ओके, ना पावर के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। इनफैक्ट रेजिस्टिव सर्किट के बारे में हमारा सारा डिस्कशन खत्म हो चुका है। एक बार स्टार्टिंग से फटाक से बता देते हैं क्या क्या चीजें थी। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, रेजिस्टेंस वही रहेगा आर, करंट हमने निकालना सीख लिया, वेव फॉर्म हमने देख लिया, दिमाग भी लगा लिया, लॉजिक भी देख लिया कैसे वेव फॉर्म बनते हैं, वेव फॉर्म्स के पीछे की कहानी भी देख ली कि भैया वेरी क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, साइन ओमेगा टी का फंक्शन क्या होता है, फेज डायग्राम देख लिया है ना कि भैया दोनों में साइन ओमेगा टी आ रहा है, मतलब दोनों सेम फेज में चल रहा है। ठीक है, पाई/2 आता प्लस में या माइनस में तो फेज चेंज होता था, फेज चेंज होता था तो वेव फॉर्म भी चेंज होता था, है ना, कि साथ साथ नहीं चलेंगे, आगे पीछे चलेंगे। ठीक है ना, यही लॉजिक्स थे। पावर बेसिक लॉजिक है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, पावर का एक्सप्रेशन बन जाता है। दो पावर होंगे, एक इंस्टेंटेनियस पावर होगा और एक एवरेज पावर होगा। इंस्टेंटेनियस पावर इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई होकर निकल जाता है, उसमें अगर अपन एवरेज की कहानी लगा दें एवरेज पावर मिल जाता है। वही बेसिक लॉजिक है। ठीक है, अब यही प्रोसेस हमें इंडक्टिव में भी अप्लाई करना है और यही प्रोसेस हमें कैपेसिटिव में भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो जब इनको करने जाएंगे तो इनकी कहानी कैसी होगी, चलो जरा फटाफट से देखना शुरू करते हैं। ओके, चलिए, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।